दुनिया भर के जानकार सिर्फ इजरायल और हमास के सीजफायर की उम्र पर ही सवाल नहीं उठा रहे, हमास के साथ इजरायल की लड़ाई को राजनीतिक उथल पुथल से जोड़कर भी देख रहे हैं। दरअसल इजरायल में 10 मई से पहले एक ऐसी सरकार बनती दिख रही थी जिसमें पहली बार इजरायल की अरब इस्लामिक पार्टी भी शामिल होती, लेकिन यह सरकार बनती उससे पहले ही ये लड़ाई शुरू हो गई। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायल ने हमास के ठिकानों को तबाह किया। ये बेंजामिन नेतन्याहू ही है जिन्होंने अपनी वायुसेना को हमास के कमांडरों को बड़े पैमाने पर मारने की खुली छूट दी। ये हमास ही है जिसने इजरायल पर 4000 से ज्यादा रॉकेट बरसाकर वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास नेता इस्माइल हनीह, ये वो लीडर हैं जो एक दूसरे के देश के खिलाफ सबसे कड़ा रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं। ההנחיה היא להמשיך להכות במטרות הטרור. צה"ל עושה זאת היטב. היום הוא חיסל עוד מפקד בכיר של הג'יהאד האסלאמי. פגענו ביחידה הימית של החמאס, וגם ממשיכים להכות בתווך התת-קרקעי במטרו של החמאס. ויש עוד מטרות. وحذرناهم وأنا قلت نتنياهو لا تلعب بالنار لأننا نعرف وندرك ماذا يعني القدس. فالقدس ليست فقط مسؤوليتنا كشعب. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के जानकार हमास और बेंजामिन नेतन्याहू को एक दूसरे के विकास के लिए जिम्मेदार मानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार 1996 में इजरायल की बागडोर संभाली। ये वो दौर था जब इजरायल हमास के फिदायीन हमलों से रोज दहलता था। माना जाता है कि हमास की इन्हीं कार्रवाइयों ने बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल के कट्टरपंथियों का सर्वमान्य नेता बना दिया। ये रिश्ता 11 मई के बाद से चर्चा में छाया हुआ है। इसकी वजह इजरायल की राजनीतिक अस्थिरता है, जिसके बारे में इजरायल में एसोसिएट प्रेस के न्यूज डायरेक्टर जो फेडरमैन ज्यादा बता रहे हैं। Now, the current round of fighting appears to have given a boost to Prime Minister Benjamin Netanyahu. Just a week ago, Netanyahu was fighting for his political life. His opponents were on the verge of forming a government that would have sent him packing. He had a chance to form his own government after Israeli elections in March, but he failed. The deadline passed. His opponents now have a one-month window to do so. They were very close to an agreement last week when the fighting erupted. Now that there's heavy fighting going on, it's much harder for them to form an alternate coalition. जो फेडरमैन ही ऐसा सवाल नहीं उठा रहे। अमेरिका के बड़े पत्रकार थॉमस एल फेडमैन ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने एक लेख में ऐसा ही सवाल उठाया और बताया कि कैसे इजरायल में एक ऐतिहासिक सरकार बनते बनते रह गई। जब बेंजामिन नेतन्याहू सरकार बनाने में नाकाम रहे तो उसके बाद इजरायल में एक नेशनल यूनिटी कोalition बन रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गठबंधन की सरकार में इजरायल अरब इस्लामिक पार्टी के भी शामिल होने की बातें हो रही थी। 9 मई को इसे लेकर इजरायल की बड़ी पार्टियों के नेताओं ने इजरायल अरब इस्लामिक पार्टी के लीडर से मुलाकात भी की थी। अखबारों में अगले हफ्ते के अंदर सरकार बनने के दावे भी हुए, लेकिन इसके 24 घंटे के अंदर हमास की तरफ से इजरायल पर रॉकेट दागे जाने लगे और राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। नेतन्याहू जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का मतलब यह है कि उन्होंने इलेक्शन चौथी बार जो हुए 2 साल में, उसमें ये कोशिश की कि किसी तरह अपनी सरकार बना पाए। हालांकि उनकी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट फिर भी मिली, लेकिन वो एक कोई अलायंस नहीं बना पाए इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से। और उसके चलते उनको जो है ये दिखाने का मौका मिल गया कि अगर हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा वो कहते हैं अगर अटैक करेगा तो नेतन्याहू ही अकेले नेता हैं जो खड़े होकर के इजराइल की रक्षा कर सकते हैं। अब इजराइल में हमास और फिलिस्तीन के खिलाफ भावनाएं हिलोरे मार रही हैं। नौबत ये आ चुकी है कि इजराइल के कट्टरपंथी दल हमास के साथ